हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ आप याद रखिए कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जिस व्यक्ति ने समय और शिक्षा का सही तरीके से प्रयोग कर लिया, जिस व्यक्ति ने समय को बर्बाद नहीं किया, जिस व्यक्ति ने शिक्षा का यूज सही तरीके से किया, शिक्षा ग्रहण सही तरीके से की, वो व्यक्ति जो है वो सफल बन ही जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखें और इसी एटीट्यूड के साथ में अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए। आइए देखें कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। यहाँ पर बोल रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड जीएसटी भवन इन विच स्टेट। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी भवन जो है वो इनोग्रेट किया गया है ना? किसके द्वारा? तो पहली चीज तो ये किया कहाँ गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में, राइट। और किसके द्वारा किया गया है? तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में कहाँ पर जीएसटी भवन स्थापित हुआ है, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है, तो वो हुआ है त्रिपुरा में। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये जीएसटी जो है ये जब हमने लागू किया है तो कुछ इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में भी देख। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को अगर हम बात करें तो जीएसटी लागू हुआ। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं कि जीएसटी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और एक है आईजीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें से ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, ये हमने कहाँ से अपनाया है? ये हमने अपनाया है कनाडा से, और इसको हम कहते हैं डुअल जीएसटी मॉडल, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल को कहाँ से अपनाया है? कैनेडियन मॉडल अपनाया है या कनाडा से अपनाया है। बात समझ में आ रही है? जीएसटी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं तो कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगी। बात समझ में आ रही है? फिलहाल आप जीएसटी के बारे में इतनी चीजें याद रखिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज हमारा है वो क्या है? इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम अ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ। आपको लगेगा सर ये सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ तो मतलब ठीक है, हम तो बचपन से जैसे ही जन्म होता है व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ जो है या बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नया क्या है? तो नया ये है कि किस स्टेट ने हाल ही में सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ जो है प्रोवाइड किया है, किसको? ट्रांसजेंडर को। बात समझ में आ रही है? ये नया है। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो उस राज्य में अगर आप देखिए तो राजस्थान जो है वो इसका राइट आंसर है। और राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है? एक ट्रांसजेंडर हैं जिनका नाम है नूर शेखावत। बात समझ में आ रही है? जिनका नाम है नूर शेखावत। नूर शेखावत को राजस्थान सरकार ने हाल ही में क्या किया है? बर्थ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रोवाइड किया है। तो जिसमें वहां पर लिखा हुआ है उनके जेंडर के सामने ट्रांसजेंडर। अभी तक राजस्थान सरकार सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ जो भी प्रोवाइड करती थी या तो मेल लिखा होता था या तो फीमेल लिखा होता था। इन्होंने भी एक चीज ये बताई है कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ था उसमें अभी तक मेल लिखा हुआ था, और अभी मुझे ये सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ जिसपे ट्रांसजेंडर लिखा है ये मैंने अपडेट कराया, और मैं पहली ऐसी ट्रांसजेंडर बन गई हूं जिसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ जो है वो है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि नूर शेखावत को अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या दिया है? सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। देखिए सबसे जरूरी तो ये है कि जुपिटर 3 जो है वो है क्या। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो जुपिटर 3 के नाम से लॉन्च की गई है। और किसने इसको लॉन्च किया है? किस कंपनी ने? तो लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। बात समझ में आ रही है? और स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है? तो वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम लिया जाएगा एलन मस्क का।
बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 जारी किया गया है, तो याद रखिएगा कि वो स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। और किस ऑब्जेक्टिव के साथ में किया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरनेट से संबंधित जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसका फायदा क्या होगा कि इंटरनेट से संबंधित सुविधाओं में बढ़ोतरी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो स्पेस एक्स के बारे में देखें तो सर ये तो पता चल गया कि एलन मस्क है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब किया गया था, तो वो किया 14 मार्च 2002 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए कि 14 मार्च 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो फिलहाल आप ये भी याद रखिए कैलिफोर्निया। बात समझ में आ रही है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। तो किसने लॉन्च किया है, वो किया है स्पेस एक्स ने। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो बोल रहा है कि वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड इंडियाज ग्रांड इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम है भारत मंडपम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोलते हैं इसको, भारत मंडपम नाम दिया है। भारत मंडपम है क्या, कहाँ पर है ये, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर न्यू दिल्ली में है। उद्घाटन किसने किया है, श्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। उद्घाटन किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए सर। कहाँ पर है ये न्यू दिल्ली में है। उद्घाटन किया है हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने। ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो इसको सर हम ये है क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन IEC। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। कितने कैपेसिटी की, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को बैठने की क्षमता यहाँ पर, तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7000 लोग जो हैं वो यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। 7000 लोगों के बैठने की क्षमता जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको ये पता चल गया कि सर ये क्या है, तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। इसमें लगभग 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है। दूसरा अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इन द सेंस इनोग्रेशन किया, माफ करिएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहीं पर भारत मंडपम का जब इनोग्रेशन किया तो यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि G20 कॉइन और G20 स्टाम्प जो है वो रिलीज किए गए हैं। G20 कॉइन एंड G20 स्टाम्प रिलीज किया गया, ये भी याद रखेंगे आप। बात समझ में आ गई है। तो इसको भी रिलीज किया गया। तीसरी चीज आप इसमें ये याद रखिए कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। और वो स्टेटमेंट क्या था कि बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो और बड़ा काम करो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आप याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ बोल रहे हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो और बड़ा काम करो। बात समझ में आ रही है। तो ये जो कन्वेंशन सेंटर है जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया है वो न्यू दिल्ली में है। और श्री नरेंद्र मोदी ने इस्टेब्लिशमेंट किया। G20 कॉइन, G20 स्टाम्प जो है उस वो भी यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, बड़ा काम करो जैसी चीज़ें जो हैं इस पर आधारित ये चीज़ें काम करेंगी। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। माइल्स, आपको लगेगा कि सर इंडिया का नहीं है तो फिर क्यों ही जरूरी है, एग्जाम के लिए तो सारी चीज़ें जरूरी हैं। फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड, बात समझ में आ रही है। तो ये माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया गया है, एक नोवेल है जिसका नाम है टी टाइम एट सिनेमॉन गार्डन्स। टी टाइम एट
सिनेमॉन गार्डन्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसको प्रोवाइड किया गया, ये प्रोवाइड किया गया शंकरी चंद्रन को। तो इसके लिए किसको प्रोवाइड किया है, तो बोला है शंकरी चंद्रन को ये अवार्ड मिला है। फिलहाल आप ये याद रखेंगे। अब बात आती है कि सर ये अवार्ड क्या है, ये माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड जो है ये आखिर है क्या। तो ये जो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड है ये माइल्स फ्रैंकलिन की याद में दिया जाता है। और किस देश में ये दिया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, ठीक है। किसकी याद में दिया जाता है, माइल्स फ्रैंकलिन की, ठीक है। किसकी याद में दिया जाता है, तो माइल्स फ्रैंकलिन की याद में दिया जाता है ये, ठीक है। और माइल्स फ्रैंकलिन जो हैं ये ऐसे थे कि इस अवार्ड के लिए, इस अवार्ड के लिए इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी थी। बात समझ में आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके व्याख्यान के लिए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए, आप किसी भी प्रकार से अगर उससे संबंधित कोई रचना लिखते हैं तो वहाँ पर एक अवार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसकी याद में, माइल्स फ्रैंकलिन की याद में। और वो अवार्ड होगा माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड। माइल्स फ्रैंकलिन की एक बहुत फेमस रचना है जो है माई ब्रिलियंट कैरियर, ठीक है। इनकी एक काफ़ी फेमस रचना है जिसको हम बोलते हैं माई ब्रिलियंट कैरियर, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, विच कंट्री हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट। किस देश ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। भारत में अगर मैं बात करूं ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ बिग कैट की अगर मैं बात करता हूं तो उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए भारत ने इसकी शुरुआत की है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो वो किसने किया है, वो इंडिया में किया है। अब इसमें है क्या, तो यहाँ पर 7 बिग कैट के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में बात जो है वो की जा रही है। अब वो 7 कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बात करूं तो टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड जिसको प्यूमा भी कहते हैं, जगुआर, लेपर्ड और लायन। ये 7 हैं जो 7 बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं। और इनके संरक्षण के लिए भारत जो है उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि बिग कैट अलायंस जो है उस पर वो बात कर रहा है। अगर यहाँ पर बात करें तो इससे होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए तो इको टूरिज्म और फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ावा मिले, ठीक है। इससे फायदा क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो इको टूरिज्म एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। बात समझ में आ रही है, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या फायदा दिखाई दे रहा है कि इको टूरिज्म एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। बोले सर इसको किया क्यों गया है, तो आप याद रखें, आपको याद होगा कि 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। बात समझ में आ रही है, क्या चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, ये अलायंस की घोषणा की गई है। तो बिग कैट अलायंस जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही किया गया है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत में देखिए क्लियर जो है ये लेटेस्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंडिया में अभी चेस में कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो वो 83 है, ठीक है। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है आदित्य सामंत। और हाल ही में आदित्य सामंत जो है वो 83वें ग्रैंड मास्टर जो है वो बन गए। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि 83 अगर है तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट दे के पूछ लेगा। आपको कभी ये भी पूछ सकता है कि 83 नंबर के कौन है, या फिर आपको नाम दे देगा और वो पूछ लेगा कि आदित्य सामंत जो हैं वो किस नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो बने। बात समझ में आ रही है। 82 की अगर मैं बात करूं तो विपुल प्रणीत है, ठीक है। 82 नंबर की अगर बात करेंगे विपुल प्रणीत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप नाम जो हैं वो उनके नंबर किस नंबर के हैं वो उनके साथ में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विच बैंक हैज बीन लीडिंग
लेंडर टू स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड कॉरपोरेशन फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 5 वर्षों से कौन सा बैंक है जिसने राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को प्रमुख ऋणदाता के रूप में जो निकल कर आया है, उस बैंक का नाम है केनरा बैंक। बात समझ में आ रही है? उस बैंक का नाम है केनरा बैंक। केनरा बैंक की अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो ये बेंगलोर में है, ठीक है। अगर मैं इसके टैगलाइन की बात करता हूं तो इसमें है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। बात समझ में आ रही है? और ये किस टाइप का बैंक है? तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए कि अभी इंडिया में जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं उसमें ये शामिल है, ठीक है। ठीक है, ये किस टाइप का बैंक है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो अभी हाल ही में लगातार 5 वर्षों से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 वर्षों से लगातार एस PSUs को और दूसरे कॉरपोरेशन को फंडिंग या लेंडिंग करने वाला जो बैंक है वो बन गया है। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम बात करें कि इसके CEO कौन है तो उनका नाम है के सत्यनारायण राजू। ये भी आप याद रख लीजिए, कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि CEO कौन है, तो CEO का नाम याद रखेंगे के सत्यनारायण राजू। बात समझ में आ रही है? तो बेंगलोर में हेडक्वार्टर, टुगेदर वी कैन जो है वो टैगलाइन है। अगर बात करें कि किस टाइप का बैंक है तो पब्लिक सेक्टर बैंक है और CEO वर्तमान में के सत्यनारायण राजू है। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि हम बैंक की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज और याद रखिए कि अभी हाल ही में एक और न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, और बात करें हम किसकी तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कुबेर की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है वो किस बैंक ने शुरू किया है? तो वो भी आप याद रखिएगा कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ठीक है। तो केनरा बैंक तो याद ही रखिए, लेकिन साथ ही साथ जो अभी और न्यूज़ में चल रहा है वो प्रोजेक्ट कुबेर की शुरुआत किसने की है? वो SBI ने की। कहाँ पर की है? तो वो बेंगलोर में की है, ठीक है। यहाँ आप याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। टू होम हैज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कन्फर द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो किसको प्रोवाइड किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो प्रोवाइड किया गया हाल ही में रतन टाटा जी को। बात समझ में आ रही है? वो किसको प्रोवाइड किया गया है? तो वो प्रोवाइड किया गया रतन टाटा जी को। रतन टाटा तो खैर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कितने भी अवार्ड दे दीजिए वो कम ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इनका व्यक्तित्व, इनके काम जो है वो पूरे तरीके से, अगर कोई उद्योगपति अगर आपने आज तक कभी देखा होगा और पूरे तरीके से देश के लिए समर्पित है तो वो नाम जो सबसे पहले आता है वो रतन टाटा जी का ही लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है इनको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इनको अभी कुछ टाइम पहले ही ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी प्रदान किया गया है। तो रतन टाटा जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनको अभी अभी एक और पुरस्कार मिला है कुछ टाइम पहले ही, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है क्या? ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो यहाँ रतन टाटा जी को क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ आपको ये दिखाई देगी कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाली IT सेक्टर की कंपनी है जो TCS ग्रुप की, जो टाटा ग्रुप की है, जिसका नाम है TCS। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन किसी फील्ड पर किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, किसी को रोजगार मिला है तो वो TCS को ही मिला है। लगभग 17,000 एम्प्लॉय जो हैं वो काम करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ये किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा नंबर है। और यहाँ पर माना जाता है कि भाई इनकी वजह से ही ये रोजगार जो है वो उत्पन्न हो पाया, इसलिए वहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रदान किया गया। भारत में बात करें तो भारत में इनको 2008 में पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं ये, ठीक है।
तो एक 3 अवार्ड आपको पता चल गए, उद्योग रत्न अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और 2008 में जो पहले मिल चुका है वो कौन सा है, वो पद्म विभूषण है। ठीक है, दूसरा अगर याद करें तो एक चीज, एक अवार्ड और याद कर लीजिए, 2022 में सेवा भारती संस्थान ने सेवा रत्न पुरस्कार दिया है इनको। ठीक है, तो 2022 में किसने दिया, सेवा भारती संस्थान, सेवा भारती संस्थान, और कौन सा पुरस्कार है, तो नाम है सेवा रत्न पुरस्कार। बात समझ में आ रही, कौन सा पुरस्कार है, ये है सेवा रत्न पुरस्कार। सेवा भारती संस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये सब्सिडरी बॉडी है किसकी, आरएसएस की। ठीक है, ये आप चाहें तो आप याद रख सकते हैं, अगर भूल भी जाएंगे तो कोई विशेष समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखिए। फिर बात आती है वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस दिवस जो है, या हेपेटाइटिस जो है वो किस से संबंधित बीमारी है, तो वो लीवर से संबंधित बीमारी है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। बात आती है कि सर क्यों मनाया जाता है, तो एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग। ठीक है, डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग, ये एक नाम है जिस व्यक्ति ने हेपेटाइटिस वायरस जो है उसकी खोज की थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज, इसी हेपेटाइटिस वायरस का इन्होंने टेस्ट खोजा, उसको डेवलप किया। और तीसरी चीज, इसी हेपेटाइटिस वायरस से निपटने के लिए इन्होंने वैक्सीन जो है वो भी डेवलप की। बात समझ में आ रही है। तो डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग जो है उनका जन्म हुआ था 28 जुलाई को। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने क्योंकि हेपेटाइटिस बी के फील्ड में इतना अपना अहम योगदान दिया कि इन्होंने हेपेटाइटिस वायरस जो है वो उसकी खोज की, उससे संबंधित टेस्ट जो है वो डेवलप किया, वैक्सीन डेवलप की, और इस बीमारी से निजात पाने के लिए एक संसार को अपनी अहम भूमिका के तौर पर ये चीजें दी। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या करते हैं, हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस है, तो आप याद रखेंगे कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंधित है, तो एक तो ये है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक, और दूसरी जो है वो है बैंकिंग से रिलेटेड। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी की, तो किससे संबंधित है, मेडिकल। और यहाँ पर क्या चीजें हैं, तो 7 प्रकार के टीका से संबंधित है, 7 प्रकार के टीका, जिसमें पोलियो, पर्टुसिस है ना, उसके अलावा अगर खसरा की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, तो इस तरीके के 7 टीका जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी जो है, ये भी यहाँ पर शामिल है। तो आप याद रखेंगे कि हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण जो है वो किसके माध्यम से सरकार सब तक पहुंचा रही है, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाई हैज चाइना इशूड अ स्टेपल्ड वीजा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। फॉर अरुणाचल प्रदेश, चीन ने किस कारण से अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश स्टेपल्ड वीजा जो है वो जारी किया है। तो अब पहले तो आप ये समझिए कि सर कहाँ पर जारी हुआ, क्या हुआ। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चल रहे हैं 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक चाइना में। ठीक है, मैं आपको कहानी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है वो चल रहे हैं कहाँ पर, वो चल रहे हैं चाइना में। ठीक है, कब से कब तक, तो ये चलेंगे 28 जुलाई से लेकर और 8 अगस्त तक। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है वो चल रहे हैं, जो कहाँ पे चल रहे हैं, जो चल रहे हैं चाइना में। ठीक है, अब इस गेम में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से 11 प्लेयर जो हैं वो यहाँ से जा रहे थे। जब जाएंगे तो दूसरे कंट्री में जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट होगी। तो चाइना ने क्या किया, उन 11 प्लेयर में से 3 प्लेयर ऐसे थे जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। अब चाइना जो है वो तिब्बत के जैसे अरुणाचल प्रदेश को भी अपनी ही टेरिटरी मानता है, वो मानता है कि हमारा ही राज्य है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब उसके मानने से खैर क्या ही होता है। ठीक है, लेकिन चाइना जो है वो इस चीज को बार बार प्रिटेंड करता है, भारत के बार बार अपोज करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपनी
मतलब वही चीजें हैं ना कि भाई एक व्यक्ति है पागल हो चुका है तो बार बार वही चीजें जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए तो स्थिति किस प्रकार की है कि तिब्बत के जैसे अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना जो है वो अपना ही हिस्सा मानता है, अपना ही राज्य मानता है, इसलिए वो इस प्रकार की चीजें करता रहता है। अब है क्या उसमें क्या किया गया, तो यहाँ पर जो इस गेम में हिस्सा लेने के लिए 3 प्लेयर जो कहाँ से रिलेटेड थे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थे। बाकी के अगर मैं बात करूं तो बाकी के जो 8 प्लेयर हैं उनको नॉर्मल वीजा प्रोवाइड किया गया, और ये जो 3 प्लेयर हैं इनको क्या प्रोवाइड किया गया, स्टेपल्ड वीजा। सामान्य तौर पर जब आप वीजा देखते हैं तो यहाँ पर स्टाम्प के जैसी चीजें जो हैं वो लगा दी जाती हैं आपके पासपोर्ट पर ही, लेकिन जब हम स्टेपल्ड वीजा की बात करते हैं तो आपके पासपोर्ट पर वहां पे स्टाम्प ना लगाकर एक पेपर जो है वो क्या कर दिया जाता है, स्टेपल कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेपल्ड वीजा। वही स्टेपलर जो आप यूज करते हैं ना, हम एक एक्स्ट्रा पेपर को मर्ज करने के लिए स्टेपलर यूज करते हैं, तो यहाँ पर वहीं से आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा पेपर लगा दिया जाता है जिसको वो बोलता है स्टेपल्ड वीजा। और स्टेपल्ड वीजा का मतलब ये होता है कि चाइना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को बोल रहा है कि भाई ये हमारे देश के लोग हैं, ये हमारा एरिया है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए चाइना जो है वो स्टेपल्ड वीजा करता है। तो ऑप्शन जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि टू कंसीडर अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ चाइना, अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा मानने के लिए चाइना के द्वारा स्टेपल्ड वीजा जो है उसकी शुरुआत की गई है। हालांकि जब इसकी बात करेंगे तो चाइना मतलब इंडिया को जब आप देखोगे तो इंडिया लगातार इस चीज का विरोध करेगा, है ना, और विरोध करने के बाद में वो बताएगा कि भाई ये चीजें गलत है। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक रेखा खींची गई है जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। और यही मैकमोहन रेखा है, अगर ये आप देखेंगे तो जो क्या करती है, वो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा के तौर पर जानी जाती है वो यही है, जिसमें ये चीज़ें क्लियर हैं कि भाई कौन सा एरिया जो है वो इंडिया का है, कौन सा एरिया जो है वो चाइना का है। लेकिन ये वही बिगड़ा हुआ बच्चा है जो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे हिस्से में ये चीज़ें हैं, हमारा आपका जो हिस्सा है वो ये चीज़ें हैं, तो उसमें वो इन चीज़ों को करता रहता है। खैर उससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, और विशेष जो दिक्कत है वो देखने को नहीं, बस ऐसा फालतू में बीच बीच में चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप याद रखिए स्टेपल्ड वीज़ा जो है वो चाइना ने किसके लिए अभी जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी किया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि जो सिनेमेटोग्राफ है विधेयक है 2023 के तहत, उसमें प्रमाण पत्र श्रेणियों में कौन सी उम्र की सीमा के बच्चों के लिए यूए श्रेणी में प्रमाणित फिल्में देखने की अनुमति दी गई है। तो फटाफट आप इसके आंसर ढूंढिए और कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि आखिर इसका आंसर क्या है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, फिर आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।